हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। कभी कभी आप सोचते होंगे ये बारिश क्यों होती है, आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल कहाँ से आते हैं। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती। चेरापूंजी में जाएंगे तो लगातार बारिश होती रहती है। सम जैसलमेर में जाएंगे तो बारिश होती ही नहीं है या फिर न के बराबर होती है। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से कहीं पे बरसात होती है, कहीं पे नहीं होती है। जब बरसात होती है, इसी बात को हम क्या कहते हैं, मानसून। क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं जब बरसात होती है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में बरसात क्यों होती है, कैसे होती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, उनकी वजह से। तो आज का टॉपिक हमारा भारत में मानसून या मानसून इन इंडिया है। सबसे पहले मानसून की बात करें तो मानसून जो शब्द है एक अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा, मौसम। उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और मौसम का अर्थ होता है ऋतु। मौसम का अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है, जिससे हमारे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। वास्तव में देखें तो मानसून होता क्या है, मानसून पवने होती है। क्या होती है, पवने। और वो भी कैसी, अर्धस्थायी। अब आप सोचेंगे पवने, वो भी अर्धस्थायी। इसका मतलब, अर्धस्थायी का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसी पवने जो हर 6 महीने में अपनी दिशा बदल देती है। स्थायी होगी तो एक तरफ चलती रहेगी। अर्धस्थायी का मतलब 6 महीने में, यदि मान लो 6 महीने ऐसे चल रही है तो अगले 6 महीने ऐसे चलना शुरू कर देगी। ठीक है, समझ गए। फिर अगले 6 महीने फिर ऐसे चलने शुरू कर देगी, फिर अगले 6 महीने फिर ऐसे चलना शुरू कर देगी। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अर्धस्थायी पवने कहा जाता है। जो मानसून की पवने होती है ये अर्धस्थायी पवने होती है। फिर आगे बात करें हम इसके, जो मानसून पवन, ये देख लिया, जिनको अर्धस्थायी पवने कहा जाता है, जो हर 6 महीने अपनी दिशा बदल देती है। अब मानसून पवनों की बात करें तो इनकी दिशा परिवर्तन की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, अरबी यात्री अल मसूदी ने। अल मसूदी ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि जो पवने हैं हर 6 महीने के अंदर अपनी दिशा बदल देती है। तो कई जो नाविक है उन्होंने इन पवनों का बहुत फायदा उठाया। इसी वजह से इनका क्या है, व्यापार में इस्तेमाल किया जाने लगा। इन पवनों को क्या है, व्यापार में इस्तेमाल किया जाने लगा। और इनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, व्यापारिक पवने रख दिया गया। क्यों, क्योंकि इन पवनों में जैसे मान लो कि पवने ऐसे चल रही है, क्या ऐसे चल रही है, और किसी को जाना भी ऐसे ही है। ठीक है, तो उस पे नाव के टाइम क्या है, चप्पू चलाने की जरूरत नहीं है, अर्थात ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हवा के साथ ही इस दिशा में चला जाएगा। और किसी को इधर जाना है और हवा भी इधर चल रही है, तो नाव को लेके जाएंगे उसी मौसम में जब हवा इस दिशा में चल रही है। तो इस दिशा में चलेगी। तो भारत, जैसे मान लो कि पहले, जैसे भारत ये था कि जैसे हमारी ये हमारे क्या कहते हैं ना, ये अफ्रीका है। ये जैसे, तो ये जैसे हमारे अफ्रीका था। अब यदि कोई भारत आता था हमारे इंग्लैंड से या फिर यूरोप से कोई आता था, तो इस तरह से आना होता था उससे, इस तरह से। तो जब पवने क्या है, इस दिशा में चल रही हो, जैसे इस दिशा में चल रही हो, तो यहाँ आने के बाद क्या है, उसे मौसम का इंतजार करना होता था। और मौसम का इंतजार करने के बाद जब ये हवा इस दिशा में चलेगी तो उसे बिल्कुल भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, और नाव अपने आप ही जाके इस कोस्ट से या इस तट से जाके टकरा जाती थी। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते थे, व्यापारिक पवने कहा जाता था। लेकिन हम व्यापारिक पवनों की बात नहीं कर रहे, अब हम मानसून की बात कर रहे हैं, इनका उपयोग मानसून में कैसे होता है। अब मानसून प्रभावित क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। जो हमारे मानसून प्रभावित क्षेत्र है उसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। अब मानसूनी जलवायु दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जो हमारी मानसून जलवायु है, दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इनमें पाई जाती है। अब मानसूनी जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु की दो विशेषताएं होती है। मानसून पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन, अर्थात जैसे ऋतु बदलती है तो इनकी दिशा भी बदल जाती है। और गर्मियों में बरसात होती है, क्या, ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। तो मानसूनी जलवायु की दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता तो ये होती है मानसून पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन। तो दूसरी विशेषता ये होती है ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब मानसून की बात करें तो भारत के मानसून को समझने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, और इस सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है।
एक तो चिरसम्मत सिद्धांत आता है, एक आता है आधुनिक परिकल्पना। अब बात करें चिरसम्मत सिद्धांत, अर्थात बहुत लंबे समय से हम जिस सिद्धांत को मान रहे हैं वो हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब जिनके बारे में हमने हाल ही से मानना शुरू किया है, अर्थात कुछ समय पहले से हमने जिसको मानना शुरू किया है वो हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब लंबे समय से हम जिसको मानते आ रहे हैं। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चिरसम्मत परिकल्पना की बात करें, जिसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, चिरसम्मत परिकल्पना। इससे संबंधित जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारे एडमंड हेली, अर्थात ये हमारे सिद्धांत किसने दिया? एडमंड हेली ने। तो दूसरी बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये हमारे एक तो फ्लॉन है, एक एम टी इन है, एक हमारे पी कोटेश्वरम है। ये पी कोटेश्वरम तो भारत के ही हैं। हमारे रामास्वामी है, रामामूर्ति है। कौन कौन? रामास्वामी, रामामूर्ति। तो ये हमारे क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के जन्मदाता है। अब देखें इस चित्र को देख लेते हैं। चित्र की बात करें तो ये हमारे जैसे मानसून के सिद्धांत है, दो तरह से बांटा, क्लासिकल थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी। अर्थात एक तो चिरसम्मत परिकल्पना है और एक आधुनिक परिकल्पना है। चिरसम्मत परिकल्पना की बात करें तो इसमें तो हमारे एक सिद्धांत आता है एडमंड हेली का, सिद्धांत का नाम थर्मल थ्योरी। कौन सी? ऊष्मीय सिद्धांत है, जो किसने दिया था? एडमंड हेली ने। फिर बात करें एम टी फ्लॉन ने। एम टी फ्लॉन क्या है? फ्लॉन ने दिया ITCZ थ्योरी। फिर जेट स्ट्रीम थ्योरी दी है दो, एक तो वेस्टर्लीज की तो हमारे एम टी इन ने, और ईस्टर्लीज की किसने दी है? पी कोटेश्वरम। फिर हमारे एलनिनो, लानिनो और इंडियन ओशन डाइपोल। ये सब क्या है? हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो हमारे हाल ही के दिनों के अंदर हमने स्वीकार किया। तो ये हमारे सब क्या मानसून की थ्योरियाँ हैं। क्या है? मानसून की थ्योरियाँ हैं कि मानसून किस तरह से भारत के अंदर आता है। तो इन चीज़ों को समझ चुके हैं और आगे इनके बारे में और डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करें। और किन किन के कॉन्सेप्ट है? हमारे रामनाथम के, अनंत कृष्ण पंत, हैमिल्टन, जम्बूनाथ। तो इन सब के क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे। अब बात करें हम एक छोटी सी बात वसंत गोवारिकर की। तो वसंत गोवारिकर को भारतीय मानसून मॉडल का जनक माना जाता है। क्या? वसंत गोवारिकर को क्या माना जाता है? भारतीय मानसून मॉडल का जनक माना जाता है। एक मोनेक्स शब्द आता है। मोनेक्स का मतलब होता है मानसून एक्सपेरिमेंट। मोनेक्स शब्द का अर्थ होता है मानसून एक्सपेरिमेंट। अब मोनेक्स का पूरा नाम क्या होता है? मानसून प्रयोग। मोनेक्स का पूरा नाम क्या है? मानसून प्रयोग या मोनेक्स एक्सपेरिमेंट। इसकी शुरुआत 1979 में भारत और सोवियत रूस के द्वारा की गई थी, क्योंकि पहले हमारा रूस तो था नहीं, तो पहले USSR मतलब सोवियत संघ और भारत दोनों ने मिलकर शुरू की थी मोनेक्स की। अब क्या वर्तमान में मोनेक्स में बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, अर्थात तो मानसून पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब क्या इसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। फिर बात करें मोनेक्स का प्रयोग किस में कहाँ किया जाता है? हिंद महासागर में किया जाता है। मोनेक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? हिंद महासागर में। और मोनेक्स के प्रयोग को शीतकालीन मोनेक्स और ग्रीष्मकालीन मोनेक्स दोनों रूप में गिना जाता है, अर्थात सर्दियों में और गर्मियों में इस चीज़ को नापा जाता है, देखा जाता है। तो मोनेक्स को हमने देख लिया। अब बात करेंगे मानसून से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चिरसम्मत परिकल्पना, आधुनिक परिकल्पना। पहला आता है हमारा चिरसम्मत अर्थात क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। उसमें आता है हमारा एडमंड हेली कॉन्सेप्ट। इनके कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऊष्मीय सिद्धांत या थर्मल थ्योरी। वैसे हमने पिछले लेक्चरों के अंदर इस चीज़ को देख लिया था, जो हमारे भूमि और जल वाले कॉन्सेप्ट। फिर देख लेते हैं कि जैसे हमारी ये भूमि का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ क्या है? जल है। इसके चारों तरफ क्या है? जल है। तो जल और भूमि में एक अंतर होता है। भूमि क्या जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो हवाएं होती है गर्मियों में जल से भूमि की तरफ और सर्दियों में भूमि से जल की तरफ चलती है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो हमारे सर्दियों में तो तो गर्मियों में तो जल से भूमि की तरफ, तो सर्दियों में क्या है? भूमि से जल की तरफ चलती है। अब जब गर्मियों में जल से भूमि की तरफ जाएगी तो ऐसे पवनों में आर्द्रता होती है, और यही आर्द्रता क्या करती है? भारत के अंदर वर्षा का कारण बनती है। दूसरी तरफ सर्दियों की बात करें तो जब सर्दियों में हवा भूमि से जल की तरफ चलती है, तो इन जो पवनें होती है इनके अंदर आर्द्रता नहीं होती, और ये पवनें क्या करती है? वर्षा नहीं करती है। और यही थ्योरी हमारी किसने दी थी? एडमंड हेली ने, जिसको हम थर्मल थ्योरी या ऊष्मीय सिद्धांत कहते हैं।
अब उसमें सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे उसको। उसमें सिद्धांत की बात करें तो उसमें सिद्धांत हमारे एडमंड हेली के द्वारा दिया गया था। एडमंड हेली की बात करें तो मानसून निर्माण का प्रमुख कारण क्या था? जल और स्थल का विभेदी तापन या फिर इनको गर्म होना ठंडा होने में अंतर। बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान और शीत ऋतु के दौरान दोनों की बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये अत्यधिक गर्म हो जाता है। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है ये अत्यधिक गर्म हो जाता है और भारत में क्या निम्न दाब परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। हमें ये भी पता है जो चीज़ जल्दी गर्म होती है या गर्म होती है उसमें निम्न दाब परिस्थितियाँ होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ हवा नहीं होती तो दाब कैसा रहेगा? निम्न वायु दाब। इसकी तुलना में जो पास में हिंद महासागर है उसमें उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसलिए पवनें क्या है? हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती है। हवाओं की एक नियम होता है, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। हवाएं किधर से किधर चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। इस वजह से हवाएं हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलने लगती है। और इनकी दिशा क्या होती है? इनकी दिशा होती है हमारी, जैसे हमारी ये भारत है, ये भारत है तो भारत इधर से इधर की तरफ हवाएं चलने लगती है। इस वजह से इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कहते हैं। हवाएं क्यों चलती है? क्योंकि हमारे अरब सागर या फिर हिंद महासागर कह सकते हैं इसको, तो पवनें इस इधर आके टकराती है। तो आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो इन पवनों को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कहते हैं। और इन पवनों के कारण ग्रीष्म ऋतु में क्या वर्षा प्राप्त होती है। भारत में क्या ग्रीष्म ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। ये हम ऊष्मीय सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे शीत ऋतु के दौरान। शीत ऋतु के दौरान क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च वायुदाब परिस्थितियों का निर्माण होता है जिसकी तुलना में हिंद महासागर में निम्न वायुदाब की परिस्थितियां पाई जाती है। अतः पवनें उल्टी चली अर्थात भारतीय महाद्वीप से हिंद महासागर की ओर चलने लगती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। और ये पवनें क्या से जल से स्थल की ओर चलती है। सॉरी, ये पवनें क्या स्थल से जल की तरफ चलती है, अतः ये वर्षा नहीं करती है। ये उल्टा हो गया। ये पवनें जल से स्थल नहीं है, स्थल से जल है। ये उल्टा है, क्या है? स्थल से जल की तरफ चलेगी। ये उल्टा हो गया तो इसको उल्टा समझे। ये पवनें क्या स्थल से जल की तरफ चलेगी, अतः ये वर्षा नहीं करती। और इसकी एक शाखा होती है जो क्या है? कोरोमंडल तट से टकराकर क्या करती है? वर्षा करती है। अब आप बाद में समझेंगे इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि जो पवनें स्थल से जल की तरफ चलती है तो बीच में हमारी कौन सी जल राशि आ जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो ये जल राशियाँ क्या करती है? यह पवनें क्या करती है? बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ले लेती है और जाते जाते क्या कोरोमंडल तट से टकराती है और वहाँ पे वर्षा कर देती है। ये हम भारत के अंदर बारिश है उसके अंदर देखेंगे इस चीज़ को। अब ये एडमंड हेली ने ये सिद्धांत तो दे दिया, इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी। कोई पूछे कमियों के बारे में तो हमें पता होनी चाहिए एडमंड हेली का जो उसमें सिद्धांत है उसमें कौन कौन सी कमियां थी। पहली कमी तो ये आती है कि अप्रैल और मई के महीने में निम्न दाब की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है भारत में। भारत में निम्न दाब की परिस्थितियां सबसे तेज कब होती है? हमारे अप्रैल और मई के महीने में। फिर भी अप्रैल और मई के महीने में कभी भी बारिश नहीं होती है। इसका क्या कारण है? ये हमारे एडमंड हेली साहब नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि बरसात तो हमारे जून जुलाई में, ये जुलाई सितंबर में जाके होती है, जबकि निम्न वायुदाब हमारे अप्रैल मई में हो जाता है। दूसरी बात कि हमारे पृथ्वी और सूर्य दोनों के दोनों एक निश्चित दूरी पे हमेशा से रहे, फिर भी हमारे क्या एक निश्चित तारीख नहीं होती बारिश के आने की, अर्थात मानसून के आने की कोई निश्चित तिथि या निश्चित तारीख क्यों नहीं होती है जब सारी चीज़ें सेम ही है? तो क्योंकि वायुदाब तो सेम ही बनेगा हर साल, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, तो वायुदाब के आने की या बारिश के आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती। तीसरी, हर साल की बात करें तो हर साल बरसात की मात्रा में अंतर भी पाया जाता है। जब हमारी धूप भी उतनी पड़ती है, वायुदाब भी उतना ही होगा, निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब सब कुछ सेम होता है हर साल, तो बारिश की मात्रा हर साल सेम क्यों नहीं होती है? ये भी हमारे एडमंड हेली साहब नहीं बता पाए। तो इस चित्र के माध्यम से आपको वापस बता देते हैं एडमंड हेली साहब ने क्या बताया। तो उन्होंने ये बताया जो हमारी समर ऋतु है, कौन सी? समर, और ये हमारी विंटर है। समर की बात करें गर्मियों की,
तो गर्मियों में क्या है, हवा दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती है, मानसून होता है, जहाँ से हवा महासागर से होती हुई आती है, ऐसे भी होती हुई आएगी, हम बात करेंगे इसमें। तो पानी से होती हुई आती है, इसलिए इनमें आर्द्रता होती है और भारत के अंदर अच्छी वर्षा करती है। दूसरी तरफ हम विंटर अर्थात सर्दियों की बात करें तो हवा किधर से चलेगी, भूमि से जल की तरफ, ये इस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी। तो ये क्या है, भूमि से जल की तरफ चल रही है, इसलिए इनमें आर्द्रता नहीं होती है। आर्द्रता नहीं होने के कारण क्या है, ये वर्षा नहीं करती है। लेकिन आप एक लाइन को और ध्यान से देखें इसमें, और वो लाइन कौन सी है, एक मिनट में आपको बताता हूँ वो लाइन कौन सी है। इस लाइन को आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, ठीक है, ये चलती है बंगाली खाड़ी के ऊपर से जाएगी और जाते जाते ये क्या है, दक्षिणी भारत का एक हिस्सा है कोरोमंडल तट, इससे टकराती हुई जा रही है। तो ये जो लाइन है, ये पवने हैं, ये क्या करती है, चलती तो भूमि से, लेकिन बीच में इनके क्या आ जाता है, बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और रास्ते में बंगाल की खाड़ी से जल को ले लेती है या फिर आर्द्रता ले लेती है, और जाते जाते किससे टकरा जाती है, कोरोमंडल तट से, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। और कोरोमंडल तट से टकराने के बाद ये वर्षा करती है। और ये मौसम कौन सा चल रहा है, सर्दियों का मौसम। तो आप याद रखना, जो उत्तरी पूर्वी पवनें होती है, जो भूमि से जल की तरफ चलती है, ये सर्दियों में जो बंगाली खाड़ी से आर्द्रता लेती है, और सर्दियों में हमारे कोरोमंडल तट से टकराने के बाद अच्छी वर्षा करती है। जबकि हमारे पूरे भारत में सर्दियों में वर्षा मावठ के कारण हो सकती है, लेकिन मानसून के कारण नहीं होती है। अब बात करें इसकी, तो जो एडमंड हेली का सिद्धांत था, इसमें जो कमियां थी, इसको दूर करने के लिए आधुनिक परिकल्पना आई, और उसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। अब आधुनिक परिकल्पना की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो एडमंड हेली के जो उसमें सिद्धांत है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। जैसे कि हमारे ITC थ्योरी फ्लोन ने दी, जेट स्ट्रीम थ्योरी, ये हमारी दो तरह की जेट स्ट्रीम होती है, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम और दूसरा उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम, जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। फिर हमारे अल्निनो लानिनो, कौन सा अल्निनो लानिनो, और दक्षिणी और हिंद महासागरीय द्विध्रुव। तो हमारी ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको मॉडर्न थ्योरी के अंदर गिना जाता है। तो इन कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे ITCZ सिद्धांत या ITCZ थ्योरी। पहली बात करें ITCZ का मतलब था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसका पूरा नाम क्या था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है किसका, ITCZ का पूरा नाम। अब बात करते हैं इसकी, ITCZ को हिंदी में क्या कहेंगे, हमारे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या कहते हैं हमारे, इसका पूरा नाम हिंदी में पूरा नाम है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। या फिर आप यदि नॉर्मल भाषा में इसको समझना चाहते हैं कि ITCZ मतलब सूर्य की किरणें किस स्थान पर सीधी चमकती है, सूर्य की किरणें किस स्थान पर सीधी चमकती है, इसको हम क्या कहते हैं, ITCZ के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नॉर्मल भाषा में, ये हमारे ज्योग्राफी की भाषा में नहीं है। तो हम कुछ पवनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप पृथ्वी देख रहे हैं, इसमें हमारी भूमध्य रेखा दिख रही है आपको 0 डिग्री अक्षांश पे, तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। सूर्य की किरणें क्या है, इस पर सीधी पड़ती है, इसीलिए ITCZ का निर्माण क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, ITCZ का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ रही है। अब क्या है कि ये हमारे 30 डिग्री, ये हमारी 60 डिग्री है, ये हमारे नीचे भी 30 डिग्री और यहाँ पे हमारी क्या नीचे 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री पे है, ये हमारी है सब ट्रॉपिकल जोन, नीचे वाला 30 डिग्री ये भी हमारे सब ट्रॉपिकल जोन है। अब ये उसके 60 डिग्री वाली ये पोलर जोन है, पोलर लाइन है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो हमारे 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो नॉर्थ में है, उत्तर में, तो हवाएं इस तरफ चलती है या इस तरफ चलती है, तो आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो इसका उल्टा जो 0 से 30 है, इसमें हवाएं इस तरफ चलती है। ये सब आप ये भी देख रहे हैं, इनको ट्रेड विंड लिखा हुआ दिख रहा है, आपको ये हवाओं का नाम क्या दिख रहा है, ट्रेड विंड दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इन हवाओं का उपयोग किस में करने लगे, व्यापार के लिए करने लगे, इसलिए इनको क्या करने लगे, व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें मतलब ट्रेड विंड्स कहा जाता है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाली है, ये ऊपर वाली इस तरफ चलती है, ये वाली, और ये वाली इधर चलती है। अब ये चीज़ तो आप देख चुके हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ITCZ क्या है, अपना स्थान चेंज करता रहता है। ITCZ
क्या अपना स्थान चेंज कर देता रहता है। जैसे ITCZ धीरे 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 ऊपर की तरफ खिसकने लगता है और मई जून आने के दौरान यह हमारे राजस्थान और भारत के लगभग बीच में जो कर्क रेखा है उसके ऊपर विस्थापित हो जाता है। ये क्या है, ITCZ कहाँ स्थापित हो जाता है, भारत में जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान के आसपास मतलब जो कर्क रेखा वाला एरिया है यहाँ पे विस्थापित हो जाता है। तो सारी स्थितियाँ अपने आप ही चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली ट्रेड विंग जो इस तरफ गति कर रही है चित्र में, ये उल्टी हो जाएगी और इस तरफ गति करने लगेगी। ठीक है, इस तरफ गति करने लगेगी और ये वाली जो पवनें इधर की तरफ गति कर रही है वो इधर की तरफ गति करने लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं जब इधर की तरफ गति करेगी सारी सारी पवनें, ठीक है, तो ये जो इधर की तरफ गति कर रही है वो ऐसे करके इधर की तरफ गति करना शुरू कर देगी। तो इन पवनों की दिशा क्या तुरंत ही चेंज हो जाएगी जैसे ITCZ ऊपर की तरफ खिसकेगा। और फिर एक समय के बाद जब ITCZ क्या है कि फिर यहाँ पे आता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगता है और नीचे की तरफ खिसकते खिसकते यह हमारी जो मकर रेखा है नीचे वाली इस पर चला जाता है। तो भारत में क्या सर्दियों की स्थिति आ जाती है, सर्दियों की स्थिति आ जाती है। तो ये और फिर हमारी जो मकर रेखा है उसके ऊपर क्या ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तो मानसून उधर की तरफ प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस तरह हमने देख लिया है मानसून किस तरह प्रभावित होता है ITCZ से। अब बात करें इस सिद्धांत के दूसरे नाम, तो इस सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का अन्य नाम है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का सिद्धांत, अर्थात थ्योरी ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं, गतिशील अवधारणा या डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वायुपुंज का सिद्धांत एयर मास थ्योरी भी कहते हैं इसको, विषुवत रेखीय पवनों का सिद्धांत भी कहते हैं, विषुवत रेखीय पछुआ पवनों का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। बात करें आगे इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत 1950 के दशक में किसने दिया था, फ्लॉन ने। तो इस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, फ्लॉन के द्वारा दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार मानसून निर्माण का प्रमुख कारण क्या, दाब पेटियों का विस्थापन। मैंने आपको बताया था भी ITCZ का विस्थापन मतलब दाब पेटियों का विस्थापन। और ये किसके कारण होता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बदलती रहती है और सूर्य की स्थिति जब बदलती है तो दाब पेटियों का विस्थापन भी होता है। जून के महीने ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत पर ITCZ आकर स्थापित हो जाता है। मैंने यही बताया था क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकने लगती है और जहाँ सूर्य की किरणें सीधी चमकती है वहीं ITCZ आकर स्थापित हो जाता है। इसी वजह से अन्य दाब पेटियां भी उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाती हैं, जैसा कि अभी चित्र में मैंने आपको बताया था। अब बात करें इसकी, तो उत्तरी गोलार्ध की जो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी जिसको STHPB भी कहते हैं, ये 40 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर स्थापित हो जाती है। इस चित्र में आप और थोड़ा ठीक से समझ जाएंगे। जैसा कि हमारी गर्मियों की बात करें, गर्मियों जब भारत की ही परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे। भारत में गर्मियों में अर्थात मई जून की बात करें तो मई जून में हमारे ITCZ इस तरह से स्थापित हो जाता है। क्या होता है, इस तरह से स्थापित हो जाता है। तो सूर्य की किरणें हमारी जो कर्क रेखा है उसके ऊपर चमकने लगती है, तो पवनें क्या इस तरह गति करने लगती है। ठीक है, और हमारे सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में क्या ITCZ नीचे की तरफ चला जाता है, अर्थात भारत के नीचे चला जाएगा, तो ये हवा इस तरफ चलने लगती है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक इसका कारण क्या है, ITCZ। फिर बात करें दक्षिण गोलार्ध की, तो जो हमारा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये क्या 10 से 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश की तरफ स्थापित हो जाता है। तो इस उच्च पेटी से ITCZ की ओर पवनें चलने लगती हैं और ये दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती है। तो मैंने आपको बताया ये क्या है, भारत की तरफ चलने लगेगी और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद ये पवनें के कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण करती है, या दक्षिण पश्चिम मानसून पेटियों का निर्माण करती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या है, पहले तो इस तरह गति कर रही थी, सॉरी, ये पहले तो क्या है, ये पवनें इस तरफ गति कर रही थी, लेकिन ये कोरियोलिस बल के कारण ऐसे करते हुए इधर घूम जाती है, ऐसे करके इधर घूम जाती है पवनें। तो आप इस चीज़ को और भी ध्यान से समझ सकते हैं। इन पवनों के कारण क्या भारत में, इन पवनों के कारण भारत में जून जुलाई और अगस्त के महीने के दौरान वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु के दौरान ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित हो जाएगा सर्दियों में,
अन्य दाब पेटियां ये भी दक्षिण की ओर स्थापित हो जाती है। भारत के उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी का निर्माण होता है और इस STHPB या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इससे क्या दक्षिणी गोलार्ध में ITCZ की ओर पवनें चलने लगती है। इन्हें हम उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं और इस स्थल से जल की ओर चलने के कारण ये पवनें क्या सामान्यतः शुष्क हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पवनें किधर से किधर चल रही है, स्थल से जल की ओर। इस वजह से ये पवनें क्या शुष्क हो जाती है और भारत में शीत ऋतु के दौरान कोई भी वर्षा नहीं करती है। ठीक है, अब एक परिकल्पना आती है कौन सी? स्पैट की। कौन सी? स्पैट की एक परिकल्पना आती है जिसके बारे में बात करें। तो स्पैट की कौन सी परिकल्पना है? चक्रवाती परिकल्पना। स्पैट की चक्रवाती परिकल्पना की बात करें, स्पैट कौन थे? हमारे ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता या जियोलॉजिस्ट थे। स्पेट के अनुसार मानसून एक चक्रवाती परिकल्पना होती है। क्या होती है मानसून? क्या एक चक्रवाती परिकल्पना होती है। मानसून का निर्माण क्या दो विभिन्न प्रकार के वायुपुंजों के मिलने से एक फ्रंट का निर्माण होता है, वातागर का निर्माण होता है और वातागर वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। स्पेट के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में वातागर का निर्माण की प्रक्रिया प्रबल होती है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु में वातागर निर्माण की प्रक्रिया क्षीण होती है, इसलिए शीत ऋतु में कम वर्षा प्राप्त होती है। तो ये परिकल्पना किसकी है? स्पेट की। तो मैं आपको स्पेट की परिकल्पना के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी, आप थोड़ा समझ जाएंगे। ये हमारा कोई द्वीप है, ये क्या है? हमारा कोई द्वीप है। द्वीप पे क्या है? हमारे निम्न वायुदाब की परिस्थितियाँ हैं। इसके चारों तरफ क्या है? जल राशियाँ हैं। इसके चारों तरफ क्या है? जल राशि है। जल राशि के कारण क्या है? इसके चारों तरफ पानी की कोई कमी नहीं है और उच्च वायुदाब निर्माण हो रहा है। अब इसी वजह से यहाँ चक्रवात का निर्माण होगा, छोटा चक्रवात होगा या छोटे चक्रवात का निर्माण होगा। हमारी पूर्व पवन क्या करेगी? इसको धक्का मारेगी, इसको धक्का मार के महासागर की ओर लेके जाएगी। ये महासागर से गुप्त उष्मा कंसीव करेंगे अर्थात लेगा और चक्रवात बड़ा होता जाएगा। यहाँ हमारे जैसे मान लो भारत का तट है, ये भारत का तट है। अभी धीरे 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 करके ये जो चक्रवात आगे बढ़ता रहेगा और एक समय पे आपके इस तट से जाके टकराएगा। इस तट से टकराने के बाद क्या है? तो अलग अलग प्रकार के फ्रंट है। एक पे यहाँ पे तो हमारे चक्रवात वाली है और यहाँ पे एक नॉर्मल है। तो दोनों फ्रंट जब आपस में टकराएंगे और इस टकराने की वजह से क्या होता है? वर्षा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? वर्षा का निर्माण होता है। गर्मियों में ये ज़्यादा होता है, तो गर्मियों में क्या है? इसकी प्रकृति प्रबल होती है, इसी वजह से गर्मियों में बरसात भी अच्छी होती है और सर्दियों में इसकी प्रकृति क्या है? हल्की होती है, तो सर्दियों में बरसात नहीं होती। और ये परिकल्पना किसने दी थी? ये परिकल्पना हमारे स्पैट ने दी थी, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ये भी आप समझ गए। फिर आती है हमारी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम थ्योरी की बात करें हम, जेट स्ट्रीम की थ्योरी क्या कहती है? तो क्षोभ मंडल में क्या है कि 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से विसर्पाकार रूप में चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जेट स्ट्रीम का मतलब जहां हम रहते हैं, यदि हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हमारे 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारे क्षोभ मंडल परत शुरू हो जाती है। ये तो आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल की कुछ परतें, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये कुछ परतें होती है हमारी वायुमंडल की। क्षोभ मंडल की परतें हमारे 8 से 12 किलोमीटर से शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारी क्षोभ मंडल रहती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि कुछ पवनें होती है। क्या होती है? कुछ पवनें होती है जो विसर्पाकार गति में गति करती है। जैसा कि आप ये चित्र में भी देख सकते हैं, जो हमारी दुनिया है, तो दुनिया में क्या है? 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे की पवनें चलती है। अब ये जो सबसे ऊपर वाली पवन है, ये वाली, ये पोलर जेट स्ट्रीम है। कौन सी? पोलर जेट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि पोलर क्षेत्र से जा रही है। ये वाली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ये हमारी पोलर जेट स्ट्रीम। तो मूल रूप से कितनी जेट स्ट्रीम होती है? 4 जेट स्ट्रीम होती है। कितनी? 4 जेट स्ट्रीम होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो जमीन से कितनी ऊंची? 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे चलती है। अब ये भी आप समझ सकते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम तो पोलर से क्षेत्र से आ रही है तो वो ठंडी होगी। सब ट्रॉपिकल ठंडी की बजाय थोड़ी गर्म होगी, ये आप समझ सकते हैं। जेट स्ट्रीम की तीव्रता और गति शीत ऋतु के दौरान ज़्यादा होती है। कब होती है? शीत ऋतु में ज़्यादा होती है। जेट स्ट्रीम समदाब रेखाओं के समांतर चलती है। किसके? समदाब रेखाएं होती है ना, उनके समांतर चलती है, इसलिए इन्हें क्या भू विक्षेपी पवनें भी कहते हैं। दुनिया में कितनी? 4 जेट स्ट्रीम पवनें होती है। तो ये हमने देख लिया। कुछ जेट स्ट्रीम अस्थायी होती है और कुछ स्थायी होती है। अस्थायी को तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि अस्थायी को पढ़ के क्या करेंगे, जो चीज़ है ही अस्थायी उसको पढ़ के भी क्या करेंगे। इसके लिए कोई विशेष ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर पढ़ेगा उसको जरूरी है। तो भारत के लिए कौन कौन सी जेट स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है? पहली हमारी जेट स्ट्रीम आती है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। भारत के मानसून के लिए जो इम्पोर्टेंट जेट स्ट्रीम है उसकी बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की बात करें, जिसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, STWJS। कौन सी जेट स्ट्रीम कहेंगे इसे? STWJS अर्थात सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब इस जेट स्ट्रीम के मानसून पर प्रभाव की जानकारी किसने दी थी? MT यिन ने। ये क्या है? एक स्थायी जेट स्ट्रीम है। ये क्या है? एक स्थायी जेट स्ट्रीम है। अब ये क्या होता है? दाब पेटियों का विस्थापन होता है। दाब पेटियों का विस्थापन मतलब हम ITCZ के विस्थापन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? ITCZ के विस्थापन की। ITCZ विस्थापित होकर कहाँ चला गया? हमारे साउथ में, अर्थात किधर? ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया है। तो हमने पहले देख लिया था। अब ITCZ क्या? मकर रेखा की तरह आसपास में चल रहा है, अर्थात सूर्य की किरणें वहां चल रही है। तो भारत में कैसी परिस्थितियां? सर्दियां आ गई है। तो ये तब की बात है। तो दाब पेटी के विस्थापन की वजह से यह जेट स्ट्रीम विस्थापित हो जाती है, अर्थात पहले यह भारत के ऊपर से चलती थी और अब कहाँ चलती है? भारत के ऊपर से। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने भी पहले ऊपर का फिर ऊपर का। तो ऊपर का मतलब कैसे कि जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, तो ये हमारा भारत है। तो पहले वाली जेट स्ट्रीम तो क्या, ऊपर का मतलब यहाँ से होकर चलती थी। जैसे ये जेट स्ट्रीम है, तो ये जेट स्ट्रीम यहाँ से होकर चलती थी। फिर क्या, जैसे दाब पेटियों का विस्थापन होता है तो ये जेट स्ट्रीम यहाँ से चलने के बजाय यहाँ से होके चलने लगती है। लेकिन आपको पता है भारत के पास क्या है? एक महान हिमालय। क्या? महान हिमालय। और महान हिमालय क्या है? यहाँ पे भारत के पास महान हिमालय। और महान हिमालय इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी को भी पार करने नहीं देता। और पार करने नहीं देता तो क्या होगा? ये हमारी जेट स्ट्रीम है, ये टुकड़ों में टूट जाती है। एक तो ये ऊपर से चली जाती है और एक हमारे नीचे से चली जाती है। तो आप इसको समझना, इस जेट स्ट्रीम के दो शाखाएं हो जाती है। एक तुम्हारी उत्तरी शाखा हो जाती है और एक दक्षिणी शाखा हो जाती है। पहले ये दो शाखा क्यों नहीं होती है? क्योंकि हिमालय से नहीं टकराती थी, ये तिब्बत के पठार ऊपर से होके चली जाती थी। तो ये जब हमारे नीचे से जाएगी तो ये भारत के अंदर वर्षा करेगी। और राजस्थान में क्या कहते हैं ऐसी वर्षा को? मावट। आप इसे याद रखें। अब आगे बात करते हैं इसके। शीत ऋतु के दौरान इन जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारत पे बहुत ज़्यादा रहता है। शीत ऋतु के दौरान यह जेट स्ट्रीम क्या, हिमालय पर्वत से टकराती है और दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जिसमें एक शाखा को तो उत्तरी शाखा कहते हैं, तो एक शाखा को हमारे क्या कहते हैं? दक्षिणी शाखा कहते हैं। जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा है इसका प्रभाव कहाँ रहता है? भारत में रहता है। जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा भारत के ऊपर से होकर गुजरती है, इसी वजह से इसका प्रभाव हमारे भारत पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इस दक्षिणी शाखा के कारण भारत पे उच्च दाब परिस्थितियां प्रबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। प्रबल उच्च दाब के कारण भारत में वायु का अवतलन होता है और वहाँ पे क्या, बादल का निर्माण होता है। और वर्षा की स्थिति शीतकालीन के दौरान, शीत ऋतु के दौरान नहीं बन पाती। वर्षा की स्थिति क्या, शीत ऋतु के दौरान नहीं बन पाती। तो ये इसको वापस देख सकते हैं कि हमारी ये जेट स्ट्रीम है, इसके दो टुकड़े होते हैं, एक नीचे से और एक ऊपर से चली जाती है, वापस जाके आगे मिल जाती है। फिर आगे बात करें हम भारत में, तो भारत में वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति होती है। भारत में क्या, वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति होती है। और ये जेट स्ट्रीम क्या करती है? भूमध्य सागर में बनने वाली जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनको भारत की ओर खींचकर लेकर आती है। उनको क्या करती है? भारत की तरफ खींचकर लेकर आती है। और इन चक्रवातों के कारण क्या होता है? शीत ऋतु में हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु में क्या होती है? उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा प्राप्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। चित्र आ गया, चित्र इसमें नहीं है, तो चित्र कभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है ये आपको इसी से समझा देते हैं, इस चित्र से। इसके मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि हमारे वेस्टर्ली ये जेट स्ट्रीम है। तो जेट स्ट्रीम क्या करती है? ये हमारा भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये क्या, हमारा भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। यहाँ से ये पवनें क्या करती है? आर्द्रता लेती है, और आर्द्रता लेके और साथ ही साथ आती है। जब ये हमारे हिमालय पर्वत से टकराती है
तो इसके एक दक्षिणी शाखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, और भारत से होकर गुजरती है तो यहाँ पे गुजरने के दौरान क्या है, हल्की फुल्की सी बारिश कर देती है, जो क्या होती है हमारी गेहूं की फसल या रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए उन पानों क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। जो बारिश होती है उनको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और देखिए इस पूरी घटना को पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। खास बात है जो हमारे जेट स्ट्रीम है, इसके विभाजन से हिमालय और तिब्बत का पठार दोनों की भूमिका होती है। जो हमारी जेट स्ट्रीम है तो इसके विभाजन में क्या है, हिमालय भी उतना ही योगदान देता है जितना हमारे तिब्बत का पठार। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ इस जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा उत्तर की ओर खिंचने लगती है, ये उत्तर की तरफ जाने लगती है। कि जैसे हमने देखा ये हमारी जेट स्ट्रीम है, तो जेट स्ट्रीम क्या है कि हिमालय पर्वत के कारण तिब्बत की तरफ और दक्षिणी भारत वो हिमालय की तरफ यह दो भागों में बट जाती है। क्यों? क्योंकि ITCZ नीचे की तरफ चला जाता है। जब ITCZ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगता है, जब ITCZ धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगता है तो ये वाली शाखा भी ऊपर की तरफ जाने लगती है। और ITCZ जब हमारे कर्क रेखा की तरफ आने लगता है तो ये पूरी तरफ ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाता है। और वेस्ट जो हमारी जेट स्ट्रीम है, ये हमारी जेट स्ट्रीम है, ये ऊपर से ही सीधी जाना शुरू कर देती है। तब इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, यदि आप समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। फिर बात करें अप्रैल मई के महीने में जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा है ये भारत में विस्थापित भारत पर उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एडमंड हेली का सिद्धांत था उसमें पहली कमी हमने ये बताई थी कि हमारे गर्मियों में क्या, गर्मियों में की बात करें तो अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस टाइम क्या निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, लेकिन बरसात नहीं होती। तो इस सिद्धांत ने उसका जवाब दिया है। इसका जवाब क्या है कि हमारे जो अप्रैल और मई का महीना होता है उसमें जो जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा होती है वो भारत में होती है, ऐसा नहीं वो चली जाती है। और नियम यही कहता है जब तक कि जो हमारे जेट स्ट्रीम की शाखा भारत में रहेगी भारत में मानसून नहीं आ सकता। तो जब ये धीरे 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 करके ऊपर की तरफ विस्थापित होगी तो उसमें कम से कम 1-2 महीने का समय लग जाता है। तो अप्रैल के बाद मई जून भी निकल जाते हैं और जुलाई के अंदर हमारी बरसात आ जाती है। तो देखें जिसके कारण क्या निम्न वायुदाब हो जाता है भारत में, लेकिन फिर भी बरसात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा है ये भारत में ही उपस्थित रहती है। फिर बात करें आगे तो जून के महीने में ITCZ भारत पर आकर स्थापित हो जाएगा और उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम पूर्ण रूप से भारत से हट जाएगी। जो हमारी दक्षिणी शाखा है इसकी ये भारत से हट जाएगी और भारत में क्या मानसून आ जाएगा। भारत में मानसून वर्षा उस तिथि से प्रारंभ होती है जब जेट स्ट्रीम पूरी तरह से भारत से हट जाएगी। जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा है ये भारत से पूरी तरह से हट जाएगी तभी जाके मानसून आएगा। क्योंकि मानसून ने भी जिद पकड़ रखी है कि ये जाएगा जब भी आऊँगी। अतः ये जेट स्ट्रीम के मानसून के आगमन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, मानसून के आगमन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब बात करते हैं मावट की। ये मावट या पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। इफेक्ट देखेंगे मावट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के। मावट वर्षा क्या रबी की फसल के लिए बहुत काम की होती है। मावट वर्षा क्या होती है, रबी की फसल के लिए बहुत काम की या बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। यदि मावट वर्षा मार्च अप्रैल मई के महीने में आती है तो फसलों को नुकसान पहुँचाती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी भी हो जाती है और बर्फबारी के कारण शीत ऋतु बढ़ जाती है और उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत लहरें शुरू हो जाती है और इस विक्षोभ के कारण कोहरा और पाले की स्थिति बन जाती है। मावट के कारण कई बार क्या आपदाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे हमारी बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है। तब इन सब चीज़ों को क्या है इससे बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं कौन सी, उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम की। किसकी? उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम या फिर जिसको तिब्बत का पठार की जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसकी बात करें तो ये हमारी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पूर्व के मानसून का प्रभाव की जानकारी किसने दी थी? पी कोटेश्वरों ने। किसने दी थी? पी कोटेश्वरों ने इसकी जानकारी दी थी पूर्व जेट स्ट्रीम के बारे में। तो हम आपको इसको समझा देते हैं, पहले मैप में समझ लेते हैं। नहीं, पहले टेक्स्ट में समझा देते हैं आपको, फिर आपको मैप में भी समझ अच्छी तरह आएगा। ये क्या था? अस्थायी जेट स्ट्रीम होती है। पहले मैंने बताया था स्थायी और अस्थायी की बात कर रहे थे। स्थायी जेट स्ट्रीम तो कितनी होती है? 4 होती है। स्थायी जेट स्ट्रीम क्या होती है? 4 होती है। ये अस्थायी जेट स्ट्रीम होती है पूर्व में।
ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये क्या जून जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान बनती है। कब बनती है? जून जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान बनती है। और इस जेट स्ट्रीम का मानसून पर सकारात्मक प्रभाव बनता है। ये जो मानसून है इस पर क्या है, इसका सकारात्मक प्रभाव बनता है। और इसको अब क्या मैप में समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो RS मेंस की परीक्षा हुई थी इसमें इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। बड़ा क्वेश्चन आया था तो हम इस चीज़ की तैयारी कर लेंगे। ये हमारा एक क्षेत्र है, कौन सा? तिब्बत का पठार। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा? तिब्बत का पठारी क्षेत्र है। जैसे बगल में लिखा हुआ भी है तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार को आपको पता होगा, तिब्बत का पठार एक बहुत ऊंचा पठार है। और ऊंचे पठार होने के कारण क्या है, इसकी जगह गर्म हो जाती है। जगह गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद क्या है, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और जो वायु ऊपर उठ जाती है तो वहाँ लो प्रेशर का सेंटर बन जाता है। LP मतलब लो प्रेशर का सेंटर बन जाता है। यहाँ पे कैसा बन जाता है? लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ की वायु क्या है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और हवाएं क्या पूर्व की तरफ चलती है। तो हवा क्या हमारे आसमान से होती हुई ऐसे चलती रहती है। फिर हमारे क्या, मस्करिन हाई के नाम की एक जगह है। क्या है? मेडागास्कर के पास में क्या है, मेडागास्कर आप देख सकते हैं। मेडागास्कर एक टापू है। ये टापू है, ये वाला मेडागास्कर है। ये मेडागास्कर है जो हमारे अफ्रीका के पास में। तो इसके पास क्या, मस्करिन हाई नाम की एक जगह है। कौन सी? मस्करिन हाई नाम की जगह है। वहाँ पे क्या हाई प्रेशर बनता है। क्या? हाई प्रेशर बनता है। और हाई प्रेशर बनने के कारण क्या है, ये जो ऊपर उठी हुई पौने हैं यहाँ आती है और इकट्ठी हो जाती है। यहाँ आकर क्या ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर यहाँ पे अवतलित करती है, मतलब गिरने लगती है। फिर गिरने के बाद क्या करती है, ये वापस उस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हमारे ज़मीन के साथ साथ चलने लगती है। ज़मीन के साथ साथ चलेगी तो ज़मीन से के साथ साथ चलने के दौरान क्या अरब सागर से ये पानी ले लेती है और पानी लेकर क्या सीधे भारत के तटों से टकराती है और भारत के अंदर अच्छी वर्षा करती है। अब आप सोचेंगे कि जब ये जाते टाइम तो भारत के अंदर अच्छी वर्षा करेगी, तो आते टाइम भी तो ये अरब सागर से होती हुई आती है, तो यहाँ से वर्षा क्यों नहीं करती है? क्यों? क्योंकि ये कम से कम नहीं ना तो 12 से 15 किलोमीटर ऊंचाई से चलती है। कितनी? 12 से 15 किलोमीटर ऊंचाई से चलती है। और इतनी ऊंचाई से चलने वाली पवनें कभी भी आर्द्रता नहीं ले पाती है। और जबकि नीचे से चलने वाली पवनें क्या होती है, लगभग 500 मीटर या फिर 300 मीटर, तो इतनी ऊंचाई से चलती है। तो ये क्या करती है, पवनें आर्द्रता ले लेती है, तो ये वर्षा करती है। और ये सब हमें किसने समझाया था? पी कोटेश्वर ने, एक भारतीय भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो आगे बात करें इसके, तो इसी चीज़ को हम टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं। टेक्स्ट में हम समझे लिखे हुए में, तिब्बत का पठार क्या विश्व का सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। जून के महीने में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है। वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने के कारण निम्न वायुदाब परिस्थितियों का निर्माण होता है वहाँ पे। तिब्बत का पठार के ऊपर उठने वाली वायु उच्च वायुमंडल में जाके इकट्ठा हो जाती है। और ये वायु क्या उच्च वायुमंडल में गति करती है और दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गति करती रहती है। तिब्बत के पठार से दक्षिणी महासागर हिंद महासागर की ओर चलने वाली कोरियर्स बल के कारण ये दाईं ओर मुड़ जाती है और ये उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती है। तिब्बत के पठार से उठने वाली वायु हिंद महासागर में अवतलित होती है, जिससे मेडागास्कर द्वीप के पास में एक मस्करिन हाई नाम की जगह है, वहाँ पे उच्च वायुदाब केंद्र का निर्माण हो जाता है। तो आप याद करेंगे मस्करिन हाई उच्च वायुदाब का निर्माण होता है इस जगह पे। जो हमारे मस्करिन हाई वाली जगह है, यहाँ पे मानसून पवनों के साथ भारत की पवनें चलती है और इन मानसून पवनों की इससे तीव्रता बढ़ जाती है और मानसून बहुत अच्छा आता है। मानसून पवनें तो पहले से आ रही थी, मानसून पवनें तो पहले से आ रही थी, लेकिन ये पूर्वा जेट स्ट्रीम की पवनें जब इससे मिलती है तो मानसून और भी हाई हो जाता है और हमारे भारत के अंदर अच्छी वर्षा करता है। बात करें आगे, एक मिनट, हाँ तुम कर लो पहले। जो उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम है, इसके कारण भारत और हिंद महासागर के बीच पाए जाने वाली दाब प्रवणता बढ़ जाती है, जिससे मानसून पवनों की गति बढ़ जाती है और तिब्बत के पठार पूर्वा जेट स्ट्रीम को भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसकी वजह से जो पवनें भारत के अंदर आती है मानसून की, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है और अच्छी वर्षा करती है। फिर बात करें सोमाली जेट स्ट्रीम की, किसकी? सोमाली जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये निम्न वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम है। निम्न वायुमंडलीय जेट स्ट्रीम है, तो पूर्वी अफ्रीका के पर्वतों से टकराकर भारत की ओर विक्षेपित हो जाती है
और ये जेट स्ट्रीम भारत की ओर मानसून पवनों के प्रभाव को प्रबल करती है, अतः इस जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सोमाली जेट स्ट्रीम की बात करें कि जैसे ये हमारे अफ्रीका है, जैसे ये भारत है, ये भारत थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन भारत ऐसा ही दिखता है। तब इसमें क्या पवनें क्या है इधर से टकराती है, कुछ पवनें आती है जो निम्न वायुमंडल की पवनें हैं, इधर से टकराती है। और ये वाला हमारा एरिया है सोमालिया, कौन सा सोमालिया, इससे टकराने के बाद ये पवनें क्या इधर की तरफ घूम जाएगी, इधर की तरफ घूम जाएगी। और इन पवनों के अंदर क्या होता है आर्द्रता होती है, ये पवनें घूमने के बाद सीधी भारत से जाके टकराती है। अरे भारत से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या है अच्छी वर्षा करेगी, अर्थात जो वर्षा हो रही थी उसमें और भी ज़्यादा फायदा कर देगी। तो ये हमारी क्या है सोमाली जेट स्ट्रीम है जिसकी वजह से भारत में अच्छी वर्षा होती है। अब अल नीनो और ला नीनो कॉन्सेप्ट देखते हैं। अल नीनो और ला नीनो कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूँ, इसमें आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि जैसे ये हमारा क्या कहते हैं ना वो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, क्या दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है। इसके दक्षिणी अमेरिका में एक देश है पेरू नाम का, कौन सा पेरू नाम का देश है। तो इसके पश्चिमी तट में की खासियत होती है यहाँ पे क्या है ठंडी जलधाराएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है ठंडी जलधाराएं पाई जाती है। अचानक यहाँ पे क्या होती है गर्म जलधारा आ जाती है, क्या गर्म जलधारा आ जाती है, क्या आती है गर्म जलधारा आ जाती है। इसकी वजह से हमारे अल नीनो कॉन्सेप्ट बन जाता है। और अल नीनो कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है भारत के अंदर मानसून कमज़ोर हो जाता है, भारत के अंदर क्या होता है मानसून कमज़ोर हो जाता है। और यदि यहाँ पे गर्म जलधारा आ जाती है अचानक यहाँ पे जब ठंडी जलधारा आ जाती है तो इससे हमारे ला नीनो का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से भारत में अच्छा मानसून आता है। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बात करें इसकी तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरी भाग के जल का तापमान भारतीय मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अर्थात जो हमारे पेरू तट का तापमान है तो तापमान क्या करता है भारतीय मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे, जब पेरू के तट के पास सामान्य से गर्म जलधारा आ जाती है तो अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है। और अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है नकारात्मक, अर्थात मानसून कमज़ोर हो जाता है। जब पेरू के तट के पास सामान्य तो क्या होती है ठंडी जल की धारा आती है, उसे ला नीनो की स्थिति कहते हैं। और ला नीनो क्या करता है भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव लाता है। अब अल नीनो और ला नीनो दोनों की स्थिति हर 2 से 5 साल में बनती रहती है। एक बार बन जाए अल नीनो या ला नीनो तो 9 से 12 महीनों तक बना रहता है, ऐसा नहीं है 1-2 दिन की बात नहीं है, बहुत लंबे समय तक बना रहता है। अब राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन है ना, नेशनल ओशिनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या करता है पहले से घोषणा कर देता है कि ये साल हमारे अल नीनो का है, ये साल हमारे ला नीनो का है, अर्थात इस साल हमारे मानसून ज़्यादा रहेगा कमज़ोर रहेगा, तो इसके बारे में सारी जानकारी दे देता है। तो इनके बारे में देखें सबसे पहले आता है हमारा अल नीनो। अल नीनो किसे कहेंगे, अल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। अल नीनो क्या है एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है बालक। अल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में बनने वाली गर्म जल की धारा है। अल नीनो क्या होता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में के पूर्वी भाग में बनने वाली गर्म जल की धारा है। अल नीनो की स्थिति दिसंबर में क्रिसमस के दौरान बनती है, क्या दिसंबर में क्रिसमस के दौरान बनती है, इसलिए अल नीनो को यीशु का शिशु कहते हैं। इसी को महासागरीय बुखार भी कहते हैं, क्यों क्योंकि अचानक गर्म जल की धारा आ जाती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं महासागरीय बुखार। अल नीनो को भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। तो इसके बारे में देखें तो अल नीनो के दौरान क्या पेरू के तट के पास निम्न दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है, वायु के संवहन के कारण इस क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है, जबकि वहाँ पेरू के तट पे वर्षा नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन इस परिस्थिति के कारण क्या है सारी वर्षा कहाँ हो जाती है पेरू के तट पे। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास उच्च दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है और वायु के अवतरण के कारण यह वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा पेरू का तट है। अब क्या होता है यहाँ नॉर्मली क्या होता है पहले नॉर्मल क्षेत्र में क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ सर्दियाँ होती हैं,
यहाँ गर्मियाँ होती है। ठीक है, यहाँ सर्दियाँ होती है, यहाँ गर्मियाँ होती है। गर्मी होने की वजह से हवा यहाँ से ऊपर उठती है, हवा में चलती रहती है और कहाँ आती है, ठंडी होकर यहाँ गिर जाती है। जब ये हवा में बहुत ऊंचाई पे चलती है तो इस वजह से इन हवाओं में, और यहाँ बीच में क्या आता है, हमारा प्रशांत महासागर आता है। बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में प्रशांत महासागर आता है। तो हवा में क्या बहुत ऊंचाई पे होती है, इस वजह से इन हवाओं में आर्द्रता नहीं होती है और ये पेरू के तट के पास क्या है, वर्षा नहीं करती है। फिर क्या होता है, ये हवाएं यहाँ से पेरू के तट से नीचे 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 गति करती है और फिर हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास जाती है। जब नीचे नीचे गति करेगी तो और हमारे प्रशांत महासागर के ऊपर से चलेगी, तो ऊपर से जब चलती है तो ये क्या, प्रशांत महासागर से आर्द्रता ले लेती है और आर्द्रता लेने के कारण क्या है, फिर हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जाके वर्षा करती है। ये तो हमारी नॉर्मल स्थिति आती है। ठीक है, अब हमारे आती है मिंटोस वाली ज़िंदगी, अर्थात हमारे अल नीनो वाला सीन आता है। अल नीनो में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अब क्या, हमें नॉर्मल नहीं रहना है, अब मेंटोस ज़िंदगी जीनी है। मेंटोस ज़िंदगी में क्या होता है कि हमारे जो पेरू का तट है, पेरू के तट पे नॉर्मल ठंडे जल की धारा होती है, लेकिन अचानक यहाँ गर्म जल की धारा आ जाती है, गर्म जल की धारा आ जाती है, तो यहाँ से हवा ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है, तो ऊपर उठ के यह इधर की तरफ आती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ, और यहाँ क्या है, ठंडी होकर नीचे गिर जाती है। जब यहाँ नीचे गिरती है तो इन हवाओं में आर्द्रता नहीं होती है, आर्द्रता नहीं होने के कारण इन हवाओं में पानी की मात्रा नहीं होती है और इसमें क्या है, वर्षा नहीं हो पाती। और फिर ये क्या है, वो नीचे नीचे चलते हुए पेरू के तट की तरफ जाती है और फिर इन हवाओं में आर्द्रता काफ़ी सारी आ जाती है और पेरू के तट पे जाके ये अच्छी वर्षा कर देती है। तो ये हमारे मेंटोस वाली ज़िंदगी, अर्थात जिसको हवा पानी नहीं चाहिए उसको पानी खूब सारा मिलता है और जिसको चाहिए उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये हमारे अल नीनो की स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास उच्च दाब परिस्थितियाँ पाई जाती है, जहाँ वायु के अवतरण के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। अब इस तरह से आपने देखा होगा, एक चक्कर मैंने बनाया कि पहले इधर से हवा उठी, फिर इधर गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे से इधर गई। इसको एक तरह से चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। और चक्र का नाम क्या दिया गया, वॉकर चक्र। क्या नाम दिया गया इसका, वॉकर चक्र नाम दिया गया। आप इसको समझ पाएंगे आप। तो वक्र चक्र की दिशा क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में होने लगती है। दक्षिण प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में निम्न दाब के रूप में पवनों को आकर्षित करने वाला बल प्रभावित होता है। दक्षिणी गोलार्ध की पूर्व पवनें इससे कमजोर हो जाती है। परिणाम स्वरूप भारत की ओर आने वाली जो मानसून पवनें हैं ये भी कमजोर हो जाती है। इस दौरान क्या, दक्षिणी हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है। भारत की ओर आने वाली मानसून पवनों को कम जल मिलता है, जिससे भारत में होने वाली वर्षा भी कमजोर हो जाती है। अल नीनो का भारतीय मानसून पे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब अल नीनो की वजह से क्या होता है वो देख लेते हैं प्रभाव। दक्षिणी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में परिवर्तन होता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाए जाने वाली दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। इससे विश्वत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या होती है, विकृति आ जाती है, अर्थात जो वक्र चक्र है अचानक ही बदल जाता है। महासागरीय जल में के वाष्पीकरण में अनियमितता आती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इन सब क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है। मानसून प्रभावित क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनी रहती है, जिससे क्या, वन अग्नि या दावानल की स्थिति बन जाती है। क्योंकि हमारे जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उसमें तो वैसे पानी की कमी रहती है। जब अल नीनो की वजह से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी रहेगी तो पानी की पूरे ऑस्ट्रेलिया में कमी आ जाती है। इसकी वजह से जंगलों में आग लगना शुरू हो जाती है। जो इक्वेडोर वाला क्षेत्र है, कौन सा, इक्वेडोर वाला क्षेत्र है, जो हमारा इक्वाडोर और पेरू वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भारी बरसात होती है और जिससे क्या है, इन क्षेत्रों में बाढ़ और आपादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेरू के तट के पास पादप पलुकों की स्थिति वृद्धि दर कम हो जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में मछलियों की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे दक्षिणी अमेरिका के मत्स्य उद्योग में कमी आती है। भारत में मानसून देरी से आता है इससे। और मानसून प्रभावित क्षेत्रों में क्या, मानसून प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन कम हो जाता है। तो मानसून प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन कम हो जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस चीज़ को देख लिया। अब वॉकर चक्र की बात कर लेते हैं। वॉकर चक्र की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी और पश्चिमी भाग की जो दाब परिस्थितियाँ होती है उनमें परिवर्तन आता है और परिवर्तन के कारण क्या है, एक चक्र का निर्माण होता है। इस परिवर्तन
में के कारण, इसके कारण वायु परिसंचरण को वोकर चक्र कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एक चक्र का निर्माण होगा। सामान्य परिस्थिति में वोकर चक्र की दिशा घड़ी की दिशा के अनुसार होती है, अर्थात ऐसे कि हवा यहाँ से खड़ी हो रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है और फिर इधर जा रही है। ये क्या हमारे वोकर चक्र का निर्माण हो रहा है। और वोकर चक्र भी कैसा है, घड़ी की दिशा में। घड़ी में सुइयाँ ऐसे चलती है, लेकिन जब अल नीनो की स्थिति आती है तो ऐसे होता है, घड़ी की दिशा में ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, अर्थात उल्टी वोकर चक्र का निर्माण होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। आपको ये थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी भी समय के साथ आने लगेगा। तो हम आगे बात करें। आगे आता है हमारा क्या, अल नीनो का दक्षिणी दोलन, ENSO। अल नीनो का क्या, दक्षिणी दोलन की बात करें, जिसको ENSO कहते हैं। ENSO का मतलब होता है अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो दक्षिणी दोलन, इसको कहते हैं अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन या अल नीनो दक्षिणी दोलन कहेंगे। अल नीनो के कारण दक्षिणी हिंद महासागर के वोकर चक्र की दिशा में होने वाले परिवर्तन को अल नीनो का दक्षिणी चक्र कहते हैं या दक्षिणी दोलन कहते हैं। अल नीनो के दौरान वोकर चक्र की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाती है, नहीं तो सामान्यतः घड़ी की दिशा में ही रहती है। अब बात करते हैं SOI। SOI मतलब दक्षिणी दोलन सूचकांक या दक्षिणी दोलन सूचकांक मतलब साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स। साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या, ताहिती के दाब में डार्विन का दाब घटाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहना क्या चाहते हैं। हमारे प्रशांत महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे एक द्वीप है, द्वीप का नाम ताहिती द्वीप। कौन सा द्वीप है, ताहिती द्वीप। अब ताहिती द्वीप में क्या है, वायुदाब को नापा जाता है। ताहिती द्वीप के वायुदाब को नापा जाता है और उसमें से एक डार्विन का दाब होता है, उसको घटाया जाता है। क्या, डार्विन के दाब को घटाया जाता है। और जो घटाने के बाद यदि मान धनात्मक आता है तो इसका मतलब है कि हमारे भारत के अंदर मानसून अच्छा आएगा, ठीक आएगा, ज़्यादा खराब तो नहीं आएगा। और यदि मान लो कि ये ऋणात्मक आता है, इसका मतलब भारत के अंदर अल नीनो की स्थिति के कारण मानसून कमज़ोर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हल्के से टेक्निकल लेसन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप समझ ही ना पाए। बात करें इसकी, तो यदि इस सूचकांक का उत्तर क्या धनात्मक होता है तो सामान्य परिस्थितियों का निर्माण होता है, और यदि इस सूचकांक का उत्तर क्या है ऋणात्मक आता है तो वह क्या अल नीनो की स्थिति को दर्शाता है। और ये सूचकांक क्या है, अल नीनो के निर्माण और तीव्रता की जानकारी देता है। ये सूचकांक क्या कहता है, अल नीनो की निर्माण की तीव्रता की जानकारी देता है। अब इसको निकालने के लिए क्या सूत्र है, ताहिती के दाब में से डार्विन का दाब घटाना पड़ता है। ताहिती द्वीप का दाब, ताहिती का प्रेशर माइनस डार्विन का दाब निकालेंगे तो साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स आ जाता है। जैसे जैसे कि हमारे नॉर्मल रेंज की बात करें तो जैसे 1000 मिलीबार हमारे ताहिती द्वीप का दाब है, 950 मिलीबार हमारे डार्विन का दाब है। इसको घटाएंगे तो प्लस आता है, अर्थात नॉर्मल रहता है। 900 यदि मिलीबार हमारे ताहिती द्वीप का दाब है और 950 मिलीबार डार्विन का दाब है, तो घटाने पर यदि माइनस आ रहा है, इसका मतलब अल नीनो की स्थिति बन जाती है। अब बात करेंगे किसकी, ला नीनो की स्थिति के बारे में। इसकी बात करते हैं, ला नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बालिका, लिटिल गर्ल या फीमेल चाइल्ड। ला नीनो के दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में बनने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। ला नीनो का भारतीय मानसून पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब इसकी वजह से भारत में अच्छा मानसून आता है। ला नीनो की स्थिति सामान्यतः अल नीनो के बाद ही आती है, पहले अल नीनो आता है उसके बाद ला नीनो आता है। अल नीनो के दौरान दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट में भारी वर्षा होती है, जिससे इस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अतः क्या महासागरीय जल पूर्वी से पश्चिम की ओर बहने लगता है। इससे पेरू के तट के पास का जल गर्म विस्थापित गर्म होता है, जल वो चेंज हो जाता है और इस एरिया में ठंडे जल का अवपोलन हो जाता है, अर्थात यहाँ का गर्म जल तो चला जाता है और ठंडा जल आ जाता है। ठंडे जल के अपवलन के कारण क्या ला नीनो स्थिति का निर्माण होता है। ला नीनो के कारण दक्षिण प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उच्च दाब की परिस्थितियाँ बनती है और इस उच्च दाब के आने के कारण वहाँ के पवनों को धकेला जाता है, तो और फिर क्या होता है, यहाँ की पूर्व पवनें प्रबल हो जाती है और वोकर चक्र क्या घड़ी की दिशा में ही बदल जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे समन के कारण फिर वापस से क्या होती है, वर्षा होती है। हिंद महासागर में वाष्पीकरण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, अतः महासागर की ओर
जाने वाली मानसून पवनों का अधिक जल वाष्प होता है, जिससे भारत में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। ला नीनो का ट्रिपल डिप की बात करते हैं। ट्रिपल डिप की बात करें 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 वर्षों तक ला नीनो की स्थिति बनी रहती। इससे हम क्या कहते हैं, ला नीनो का ट्रिपल डिप कहते हैं। फिर बात करें अल नीनो मोडोकी की। एक कॉन्सेप्ट आता है अल नीनो मोडोकी। तो अल नीनो मोडोकी कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके बारे में बात करें। अल नीनो मोडोकी की बात करें, ये शायद हैंग हो रहा है। सॉरी दोस्तों, ये हैंग हो रहा है, इसको लेकिन हम इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारा ठीक हो गया है। ठीक हो गया है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ही है, आप टेंशन ना ले, 10 मिनट का भी नहीं होगा मुश्किल से। बात करें सामान्यतः अल नीनो के कारण क्या गर्म पानी के ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।